नमस्कार स्टूडेंट। आज हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मानव बीए पार्ट सेकंड में वातावरण एवं मानव संबंध के बारे में पढ़ा रही है। सबसे पहले इसकी जो एक विचारधारा वो है वातावरण निश्चयवाद। इस विचारधारा के बारे में हम आपको आज पढ़ेंगे। वातावरण निश्चयवाद। वातावरण जो निश्चयवाद है इसको हम प्रकृतिवाद एवं नियतिवाद और जर्मन विचारधारा के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सी विचारधारा? जर्मन विचारधारा। इसे अगर हम नाम दें तो नीतिवाद विचारधारा के नाम से भी इसका अध्ययन किया जा सकता है कि नियतिवाद क्या है। इसे क्या नाम दिया? वातावरण निश्चयवाद, प्रकृतिवाद, नियतिवाद, जर्मन विचारधारा और नियतिवाद। अभी नियतिवाद क्या है? इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा क्यों कहा? इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा इसलिए कहा कि इस विचारधारा में सबसे ज्यादा योगदान जर्मन भूगोलविदों का रहा। जर्मन भूगोलविदों के आधार पर इस विचारधारा का नाम नियतिवाद दिया गया। निश्चयवाद, प्रकृतिवाद, नियतिवाद, जर्मन, ये सारे किसके हैं? वातावरण निश्चयवाद के ही नाम हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? जॉर्ज फोस्टर, हमबोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल, पैसेल, और ये सारे भूगोलविद कौन से हैं? ये सारे भूगोलविद जर्मन भूगोलविद हैं। कौन से भूगोलविद हैं? जर्मन भूगोलविद। अगर इस विचारधारा को कौन सी विचारधारा कहते हैं? जर्मन विचारधारा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान इसका रहा, जर्मन भूगोलविदों का रहा। तो जर्मन भूगोलविदों के आधार पर लेकिन इस विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान जो रेड गए हैं जिनका नाम फ्रेडरिक
उनकी जो शिष्या है, उनकी शिष्या, उसका नाम है कुमारी एलन सैनकुल। कुमारी एलन सैनकुल जो कहाँ की है? अमेरिका की। कौन से देश की है? अमेरिका की। इसका वातावरण निश्चयवादी विचारधारा में प्रमुख योगदान हुआ। अभी जो विचारधारा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूगोलविदों के नाम इसको क्यों कहा, कौन सी विचारधारा, जर्मन विचारधारा क्यों कहा? क्योंकि जर्मन भूगोलविदा ज्यादा है, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान कुमारी एलन सैनकुल का भी है। इसके बाद में जो मानव भूगोल की जन्म था, इसे माना गया था फ्रेडरिक ये कहाँ के भूगोलविदा? जर्मन की भूगोलविदा। जर्मन के भूगोलविदा, जर्मन भूगोलविदा, इन्हें क्या कहा? जर्मन भूगोलविदा है, इन्हें क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता। बताइए, मानव भूगोल का पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजे। मानव भूगोल के पिता है फ्रेडरिक रेटजे। क्यों कहा? क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मानव भूगोल को विधिवत रूप से समझाया। इसको मानव भूगोल को विधिवत रूप से सबसे पहले किसने समझाया था? विधिवत रूप से। किसने समझाया? विधिवत रूप से फ्रेडरिक रेटजे ने समझाया। इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि वातावरण का मानव जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभी सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव कि मानव जीवन है वो वातावरण के अधीन है। वो मानव के सामाजिक, इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, इसके अलावा औद्योगिक विकास, इसके ऊपर इसका वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात वातावरण के अनुसार ही मानव का सामाजिक जीवन होता है, उसकी अर्थव्यवस्था, उद्योग, जैसे जाति प्रभुत्व, बहन सहन, आवास निर्माण, सबको कौन प्रभावित कर देता है? वातावरण करते हैं। मानव की आर्थिक जो व्यवस्था है, जिसमें कृषि है, परिवहन, उद्योग, धंधे, सारा को वातावरण प्रभावित कर देता है। औद्योगिक विकास है, चीनी उद्योग है, इसके अलावा लोह उद्योग है, समस्त जो कई प्रकार के उद्योग है, कपड़ा उद्योग होगा, चीनी उद्योग होगा, रबर उद्योग होगा,
अर्थात तो इनके ऊपर किसका प्रभाव पाया जाता है, वातावरण का प्रभाव पाया जाता है। इसके कारण क्या हो गया कि मनुष्य के ऊपर वातावरण का प्रभाव पाया जाता है। अतः इसको वातावरण मिश्रित कहा। किसने कहा? फ्रेड रेटजेल। किसने कहा? फ्रेड रेटजेल ने कहा। तो फ्रेड रेटजेल ने क्या एंथ्रोपोजोलॉजी पुस्तक लिखी। इसके संबंध में कौन सी पुस्तक लिखी? एंथ्रोपोजोलॉजी पुस्तक लिखी और समस्त वातावरण के प्रभाव का वर्णन मानव के जीवन के ऊपर किया। इसी के आधार पर उन्होंने वातावरण का प्रभाव मानव जीवन के ऊपर बताया। कौन सी पुस्तक में बताया? एंथ्रोपोजोलॉजी। मोस्ट है कि एंथ्रोपोजोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा? एंथ्रोपोजोलॉजी पुस्तक को लिखा किसने लिखा था? रेटजेल। किसने लिखा था? रेटजेल, जो जर्मन भूल लिखा है, उन्होंने लिखा। इसके अलावा है कि जो इनकी प्रमुख शिष्या थी, कौन थी? प्रमुख शिष्या बताइए, ये प्रमुख शिष्या कौन है? इनकी शिष्या है अमेरिकन भूगोलविद्ता, अमेरिका भूगोलविद्ता कुमारी भूगोलविद्ता, जिसका नाम क्या है? उनका नाम है कुमारी एलन सैंपुल। कुमारी एलन सैंपुल। देखिए, गुरु कौन है? रेटजेल। इसका शिष्य कौन है? शिष्य है सैंपुल। कहाँ की है? अमेरिका। उन्होंने क्या लिखा? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT। ये पुस्तक लिखी 1911। अर्थात भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। और इस पुस्तक के अनुसार मनुष्य को वातावरण के अधीन माना कि मानव क्या है? वातावरण का प्रभाव क्या है? वातावरण का प्रभाव मानवीय जीवन पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है। बताइए, इसके आधार पर क्या हुआ कि प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति क्या है? प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति क्या है? सर्वोपरि है। अगर मानव का स्थान गौण है। इस विचारधारा के अनुसार मानव क्या हो गया? सर्वोपरि है। मानव सर्वोपरि नहीं है, प्रकृति सर्वोपरि है और मानव का स्थान क्या हो गया? गौण है। हम आपको कौन सी विचारधारा बताए? वातावरण निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद के अनुसार आपको क्या याद रखना है कि इस विचारधारा को प्रकृतिवाद, नीतिवाद, जर्मन विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के जो जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजेल है, जर्मन भूगोलविद है। इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें समस्त भूगोलविद्ता क्या है? जर्मन के मानव भूगोल का जो पिता है फ्रेडरिक रेटजेल है। क्यों कहा? क्योंकि इसका विधिवत विकास किया था
वातावरण का मानव जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे सामाजिक क्रियाओं पर हम रहते हैं। इसी के अनुसार आपने देखा होगा कि वातावरण का सामाजिक जीवन है मनुष्य के ऊपर पड़ता है। रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वातावरण के अनुसार बदल जाते हैं। सर्दी में कौन सा भोजन खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कैसे हैं, अर्थव्यवस्था पर कौन से वातावरण में गेहूं की खेती होती है, बाजरे की खेती कहाँ होती है, कपास कहाँ होती है। इसके अलावा जो इन्होंने स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा जो समझा है उन्होंने एंट्री को जोड़ा, जिसके 3 खंड है। कितने खंड है? इन 3 खंडों में इन्होंने वातावरण के प्रभाव, वातावरण का मानव जीवन क्या प्रभाव पड़ता है उसकी विस्तृत इन्होंने क्या की चर्चा की थी। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा योगदान इनकी शिष्या है। कौन सी? अमेरिका की। क्या नाम है? कुमारी एलन सैंड है। कहाँ की है? अमेरिका की। गुरुजी कहाँ के? गुरुजी जर्मन के। क्या नाम है? फ्रेडरिक कैल्कुलस है। कौन सी पुस्तक लिखी? इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। कौन से सन में लिखी? 1911 में लिखी। क्या लिखा? कि मानव जीवन पर वातावरण का प्रभाव पता है। प्रकृति शब्द परिवर्तन, मानव का स्थान गुण है। तो मैं इस परिभाषा की शोध आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में हम आपको ये जो विचारधारा है इसका जो विस्तृत अध्ययन करवाएंगे उसमें आपको विस्तृत बताएंगे और हम शोध में परिभाषाओं को परिभाषित कर रहे हैं। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो जो दूसरी नंबर पर पॉइंट वो है संभववाद। संभववाद पहले जो बताया ये तो दूसरी नंबर पे जो संभववाद है क्या है कि क्या प्रकृति सर्वोपरि है, मनुष्य भी सर्वोपरि है। क्या मनुष्य क्या सर्वोपरि है? तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रांस की भूगोलविदों का, फ्रांसीसी भूगोलविदों का योगदान रहा। फ्रांसीसी भूगोलविद अतः इसको हम कौन सी विचारधारा कह सकते हैं? बताइए। अगर जैसे जर्मन विचारधारा तो उसी आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि जैसे फ्रांसीसी भूगोलविद उनका योगदान रहा तो इसी फ्रांसीसी विचारधारा कहा जा सकता है। फ्रांसीसी विचारधारा कौन सी विचारधारा का नाम फ्रांसीसी विचारधारा है? संभववादी विचारधारा का नाम फ्रांसीसी विचारधारा है। कौन कौन सी भूगोलविदा? देखिए विडाल, बुरा, लार्स, विडाल, डी, लार, लांस भूगोलविदा और फ्रांसीसी भूगोलविदा। फिर इसके अलावा जीन ब्रूंज, फिर डेमांजिया, 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 विडाल डी लास, जीन ब्रूंज, डेमांजिया क्या है? इसके अलावा क्या है? क्या है? ये सारे भूगोलविदा क्या है? फ्रांसीसी। अतः इसको क्या फ्रांसीसी विचारधारा कह सकते हैं। किसको? संभववाद को फ्रांसीसी विचारधारा कह सकते हैं।
स्टूडेंट कई बार कहते हैं आईआईटी पसंद संभववाद के बारे में समझेंगे। संभववाद आए और क्या है फ्रांसिस क्या है फ्रांसीसी इसको कहते हैं ये दीवार। तो एक के कई नाम हो सकते हैं। अभी जो संभववाद क्या है, देखिए संभववादी विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो विचार है इन्होंने दिया, किन्होंने दिया, फ्रांसीसी ने दिया। इसलिए संभववादी विचारधारा के जो प्रतिपादक कौन है, देखिए संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक फेबरे कौन है, फेबरे, फेबरे। और इसकी जो संस्थापक है वो संस्थापक है, संस्थापक है विडाल डी ब्लांस, विडाल डी ला ब्लांस, विडाल डी ला ब्लांस। इसके अलावा ये संभववाद क्या है कि इसमें मानव प्रकृति में क्या कर सकता है, मानव प्रकृति में काम छांट कर सकता है, काम छांट कर सकता है। हम प्रकृति के लिए अधीन नहीं है, हम किसके अधीन हैं, प्रकृति के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि मानव में भी मानवीय क्षमताएं पाई जाती है, क्योंकि मानव में मानवीय क्षमताओं के आधार पर, मानवीय क्षमताओं के आधार पर वो क्या कर सकता है, काम छांट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए प्रकृति ने क्या वनस्पति, प्रकृति ने वनस्पति वातावरण की कौन से वातावरण की उष्ण, इसमें उष्ण और शीत वातावरण में वनस्पति के पौधे हुए, इसके पौधे हुए, वनस्पति के पौधे हुए। तो बताइए क्या मानव प्राण सकता है, जैसे गन्ने की कृषि को कहाँ से खाना चाहिए, गन्ने की कृषि। इसके अलावा कपास क्या करना है, कपास, गन्ने की कृषि कर रहा है, कपास की कृषि कर रहा है। इसके अलावा कई प्रकार के पौधे हैं, तो उस वनस्पति ने क्या करता है, काम छांट करके उन्हें अलग स्थानों पे बो देता है कि गन्ने की कृषि को क्या करना, भारत का मूल पौधा है, क्या चाय भारत का मूल पौधा है, शीत प्रदेश का पौधा है, तो कौन सा है, चाय का। लेकिन चाय के पौधे को कहाँ विकसित कर दिया है, चाय के पौधे को भारत में विकसित कर दिया, पौधे को भारत में विकसित किया। ये क्या है, काम छांट है, कहीं के पौधे को कहीं। तो ये कौन सी विचारधारा है, ये विचारधारा है संभववादी विचारधारा। तो इस विचारधारा के आधार पर कौन सर्वोपरि है, मानव का स्थान क्या है, मानव का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तथा प्रकृति गौण हो जाती है, प्रकृति क्या है, गौण हो जाती है, प्रकृति गौण। तो बताइए क्या ये विचारधारा है, ये विचारधारा नीतिवाद के विरुद्ध हो गई क्या,
होगी। एक कहता है कि कौन सर्व करेगा, प्रकृति सर्व करेगी। दूसरा ये मानव पांच की प्रवृत्ति है, इसलिए वो प्रकृति में कुछ परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है? प्रकृति ने तो क्या किया था? प्रकृति ने तो पहले क्या ओम में चलता। किसमें चलता? ओम में चलता। रेड से निकालते थे, डेल्फी से निकालने लगे, लेकिन वो जल कहाँ चला गया? ओ से, ओ का जल स्थान किसने? मानव ने। बताओ, पानी पहले किसने प्राप्त कर रहा था? वो। आज इसमें परिवर्तन ले लिया है। नलकूप मानव ने क्या काट छाट किया? क्या किया? कुओं से किसमें आया? नलकूप से आ गया। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया। हाँ, हरित क्रांति से और किससे? कीटनाशक और खाद बीज बनाए। तो बताइए, इस आधार पर क्या मानव ने काट छाट किया? काट छाट किया। जनसंख्या बढ़ रही तो मनुष्य परिवर्तन कर गया, काट छाट करके पशुओं का, सब्जियों का भी उत्पादन बढ़ा लिया। उष्ण और शीत परिवर्तन कर दिया, शीत बना लिया। तो इसके आधार पर मानव ने देखिए यहाँ तक की डीएनए की भी खोज कर दी। इसके अलावा दिन प्रतिदिन मानवीय विकास काट छाट कर रहा है, डीएनए कर रहा है। कोरोना से हार रहे ना, कोरोना से। कैसे? कोरोना की वैक्सीन बन गई 4-5 महीने में, पूरा वर्ल्ड परेशान है। लेकिन मानव धीरे धीरे इसे काट छाट करेगा। प्रकृति द्वारा दी हुई आपदा को किस प्रकार मानव चैलेंज करेगा? क्या कोरोना हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। कौन सी विचारधारा का संभववादी? क्यों? क्योंकि मनुष्य इस प्रकृति द्वारा दी हुई आपदा को काट छाट करने में अपना समय लगा रहा है। क्या लगा रहा है? समय लगा रहा है। और कुछ समय बाद में कोरोना जैसी महामारी को भी डिफीट गई। कैसे? कई असाध्य बीमारियां आई थी, टीबी था, कैंसर था, तो क्या मानव ने उनकी वैक्सीन तैयार नहीं की थी? कौन सी विचारधारा है? संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य ताकत पाई जाती है कि वो प्रकृति में क्या कर सकता है? काट छाट कर सकता है। वो प्रकृति का दिया हुआ प्रकोप सहन भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कौन सा है धरती पर? मानव है या नहीं है? अतः हम ये कौन सी विचारधारा? संभववादी। इस विचारधारा के आधार पर है क्या? क्योंकि मनुष्य काट छाट कर सकता है। विरोधाभास परिभाषा हुई या नहीं? स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तीसरे नंबर की जो विचारधारा है, वो जो विचारधारा है वो है नवनियतिवाद। तीसरे नंबर की जो विचारधारा है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद के आधार पर नवनियतिवाद है, ये है विवेक टेलर। ये टेलर कौन है? और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। कई बार अमेरिका के आता है, लेकिन ये नेट सर्च के आधार पर ऑस्ट्रेलिया बोलता है। इन्होंने क्या कहा कि मानव एवं पर्यावरण में अन्योन्याश्रित
संबंध प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए, की पालना करनी चाहिए। अगर हम प्रकृति के आदेशों की पालना करेंगे तो मानव जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। अगर हम पालना नहीं करेंगे तो मानव जीवन क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। अब दुष्कर हो जाएगा तो क्या होगा, अतः क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार प्रकृति क्या करती है, संदेश देती है, अगर उस संदेश का मानव अनुकरण नहीं करता तो मानव को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। कैसे, उन्होंने चौराहे पे खड़े एक सिपाही का उदाहरण दिया है कि क्या है, चौराहे पे कौन खड़ा है, सिपाही। अब ये सिपाही क्या करेगा, या सिपाही का या देखिए चौराहे पे लगी नीली बत्ती, क्या बत्ती। अब देखिए ये यहाँ ये मानव बैठ आ रहे हैं, अब ये खूब यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे बत्तियां लगी है। अब देखो लाल बत्ती, इसके अलावा हरी बत्ती, इसके अलावा लाल बत्ती, हरी बत्ती और भूरी बत्ती। तो क्या है, लाल बत्ती खतरा है, रुक जाओ, इसके अलावा रुको, भूरी बत्ती संकेत है सतर्क होने का, और हरी बत्ती है जाओ। उसी प्रकार ये बत्तियां संकेत करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी मानव जीवन क्या करती है, संकेत देती है। अर्थात अगर मानव उनका अनुकरण नहीं करेगा तो उन्हें दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो कौन सी विचारधारा के आधार पर हमें प्रकृति के आदेशों की पालना करनी चाहिए, नवनीतिवादी विचारधारा के आधार पर ये क्या है, ये जो विचारधारा है ये नियतिवाद एवं दूसरा क्या है, संभववाद विचारधारा। दोनों विचारधाराओं के बीच में एक सामंजस्य की विचारधारा है कि दोनों में समायोजन होना चाहिए, जिससे प्रकृति के आदेश की पालना मनुष्य को करनी चाहिए। इस विचारधारा के आधार पर मनुष्य प्रकृति से इतना खिलवाड़ भी न करे कि प्रकृति मानव जीवन को नष्ट कर दे। कैसे, जैसे अगर मानव दिन प्रतिदिन वृक्षों के अंदर धूल कटाई करता रहेगा तो मानव जीवन दिन पड़ जाएगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। अतः प्रकृति क्या आदेश देती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, जिससे मानव जीवन का अस्तित्व बचा रहे। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, हम क्यों, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा, रक्षा भी रहेगी। इसके अलावा हमें जल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो जल समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन दुर्विध हो जाएगा। हमें ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मानव जीवन संकट में हो जाएगी, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएगी। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए, क्यों, बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले समय के लिए खतरा है। इस प्रकार से कितनी विचारधाराएं हैं, 3 विचारधाराएं जो शॉर्ट रूप से समझाई जा रही है, विस्तृत नहीं। इसके अलावा चौथी विचारधारा
संभववाद। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यह है किसने दी, ओ एच कांटे। अभी तक इस विचारधारा की कोई ज्यादा विचार सामने नहीं है, लेकिन ओ एच कांटे प्रेस संभववादी विचारधारा के आधार पर चौथे नंबर की विचारधारा की खोज की है। थैंक यू।